नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, निराला की साहित्य साधना। इसके विषय में मैं विस्तार से बात करने वाली हूं कि इस निबंध में क्या लिखा हुआ है, इसका सारांश क्या है या फिर कह लीजिए इसका प्रतिपाद्य क्या है और इस निबंध में किन किन बातों के बारे में रामविलास शर्मा जी ने जिक्र किया है। तो रामविलास शर्मा जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये किस तरह की रचनाएं लिखा करते थे, यानी ये निबंधकार किस तरह के हैं। तो ये मार्क्सवादी निबंधकार हैं या फिर कह लीजिए मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो इन्होंने निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं। अन्य स्तंभों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद हैं और सुमित्रा नंदन पंत हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और चतुर्थ हैं महादेवी वर्मा। तो निराला की साहित्य साधना एक पूरी पुस्तक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला पर लिखी है, इनके जीवन संघर्षों पर लिखी है कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और ये निरंतर संघर्षरत रहे। इनके जीवन में किस तरह से दुख आदि सदैव बने रहे, जैसे कि सरोज स्मृति जो निराला की रचना है उसमें कैसे इन्होंने अपनी बेटी जो कि इन्हें बहुत प्रिय थी उसकी मृत्यु के पश्चात किस तरह से इन पर दुखों का पहाड़ टूट गया था, उन सब का चित्रण इन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग के साथ में किया है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला के अलावा तुलसीदास जी पर भी, गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी निबंध आदि लिखे हैं। और अब बात करते हैं कि इस निबंध में किस बारे में बात की गई है। तो निराला की साहित्य साधना मैंने बताया कि पूरी की पूरी एक पुस्तक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो पोर्शन लगा हुआ है वो निराला की साहित्य साधना पुस्तक का कुछ अंश लगाया गया है। तो आप याद रखें, जब व्याख्या की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाएगा तो जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश निराला की साहित्य साधना पुस्तक जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखी है से संकलित है। तो इस तरह से संदर्भ लिखेंगे, आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं निबंध पर कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है, निराला की साहित्य साधना पुस्तक मैंने आपको बताया ऐसे समय में प्रकाशित हुई जबकि निराला युग एकदम भूले बिसरे जमाने की कहानी बन गया था। निराला की साहित्य साधना का प्रथम खंड उनके जीवन पर आधारित है और यह उनकी जीवनी ही है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और इसके जीवनीकार कौन है? रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं। इसमें निराला का चरित्र चित्रांकन है करने में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बहुत तन्मयता साधी है। निराला के योगी भोगी, यानी ये इनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, योगी भोगी, गृहस्थ, अगृहस्थ और उनके कठिन कोमल चरित्र को सूझबूझ भरी मर्मवेदी दृष्टि से देखकर उनके जीवन क्रम को यथावत संजोने में उन्होंने अपनी औपन्यासिक प्रतिभा का परिचय दिया है। निराला का जीवन तो अनेक नाटकीय पड़ावों से गुजरता है, यानी नाटकीय पड़ाव यानी उतार चढ़ाव उनके जीवन में बहुत रहे हैं। इस खंड की रचना में कथा शिल्प को साधकर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक उपन्यास की तरह निराला के जीवन को प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन ही जटिल और अंतर्विरोधों से भरा हुआ था, उतना ही उनका साहित्य भी जटिलताओं से भरा हुआ था। आप जब देखेंगे इनके साहित्य पर ध्यान देंगे, इनके लेखन कार्य पर, तो इनके लेखन कार्य में आप वैविध्यता बहुत देखेंगे, यानी वैविध्यपूर्ण है। आप अगर पढ़ेंगे इनकी तुलसीदास जो रचना है निराला की और इन्हीं की है राम की शक्ति पूजा, तो उसमें इनकी शैली जो है किस तरह से संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दों से पूरित है। लेकिन वहीं जब आप इनकी दूसरी रचना पढ़ेंगे कुकुरमुत्ता, तो किस तरह से वो देशज भाषा के शब्दों से भरी हुई है। तो आप एक तरीके से वैविध्यता बहुत देखें, किस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं वो आपस में ही समान नहीं लगती हैं। तो अगर इन पर आप विस्तार से
जब तक गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे कि ये कृति निराला की है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनका जो लेखन कार्य है उसमें भी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, इनके जीवन की तरह ही। प्रकृति, मनुष्यता, जीवन, संघर्ष और पराजय, भक्ति और ज्ञान, सौंदर्यबोध और राष्ट्रीयता जैसे वैविध्यपूर्ण चिंतन की सारणियों से होकर निराला का मानसिक और भौतिक जगत एक पहेली बनकर दुनिया के सामने आता है। उनके जीवन में समाहित इतने अंतर्विरोधों की प्रशंसा और आलोचना के जोखिम से बचते हुए तटस्थ होकर लिख पाना दुष्कर साहित्य कर्म है, जिसे रामविलास जी ने बखूबी निभाया है। रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन को भरसक वस्तुपरक जीवन चित्र दिया है, जिसका उद्देश्य पाठक को मुग्ध करना नहीं बल्कि विवेक से निराला के व्यक्तित्व को समझने में सहायक होना है। यानी इन्होंने जो है एक आलोचक जो होता है उस पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो एक पक्षीय ना हो, यानी दोनों तरफ से देखे चीज़ों को। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। तो वैसे ही एक व्यक्ति का जीवन होता है, उसमें भी ये दोनों पक्ष होते हैं। तो दोनों को जो है समान रूप से प्रस्तुत करने का जो भार होता है, दारोमदार होता है, वो एक आलोचक के कंधे पर होता है, जिसको रामविलास शर्मा जी ने बखूबी निभाया है। आगे लिखा है, रामविलास शर्मा का निराला के साथ लंबे समय तक बड़ा गहरा और निजी संबंध रहा, इसलिए वे निराला के बहुत से बाहरी और आंतरिक संबंधों के साक्षी रहे, यानी अपनी आंखों से इन्होंने देखा है। निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ उनका लगाव और तादाद में भी ऐसा रहा है जो सूक्ष्म अंतर्दृष्टि एवं सहानुभूति के साथ लिखने में सहायक हुआ है। आगे लिखा है, जाहिर है कि अपनी इस पुस्तक में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन से संबंधित बहुत सी नई सामग्री का बड़ी मेहनत और लगन के साथ विभिन्न स्रोतों से संग्रह कर बहुत सी परिचित और अल्प परिचित घटनाओं, परिस्थितियों और प्रसंगों को एक तर्क संगत क्रम में रखने की कोशिश की है। यानी तर्क संगत के साथ में या तर्क संगतता के साथ में जो है चीज़ों को प्रस्तुत किया है। किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, ताकि इन पर भी आरोप प्रत्यारोप ना लगे कि इनका निराला से निजी संबंध था, जिसके चलते इन्होंने एक पक्षीय होकर, यानी निराला की तरफ इनका झुकाव रहा, जिसके चलते इन्होंने निराला के सकारात्मक पक्ष को ही दिखाया है। ऐसा ना हो इसलिए इन्होंने बड़े ही तर्क संगत ढंग से जो है प्रस्तुत किया है निराला के जीवन के तथ्यों को या उनके जीवन की जो घटनाएं आदि थी घटनाक्रम को। विशेषकर जिस युग में निराला की प्रतिभा विकसित होकर निखरी, उस पूरे दौर के साहित्यिक इतिहास की बहुत सी महत्वपूर्ण स्थितियों और घटनाओं से निराला के संबंध को स्पष्ट किया है। किसी भी जीवनीकार के लिए, जीवनीकार जो जीवनी लिखता है, किसी भी जीवनीकार के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर चले। मैंने अभी आपको बताई थी ये बात, चाहे वे अप्रिय हों या फिर अवांछनीय हों, यानी वो ऐसे भी हों कि बहुत ही नकारात्मक दिखा दें किसी भी व्यक्ति को, लेकिन फिर भी ये जीवनीकार का एक कह लीजिए पक्ष होता है या फिर जीवनीकार का एक गुण होता है कि उसे दोनों पक्षों को लेकर चलना होता है। जीवन व्रत प्रस्तुत करे एक निष्पक्ष होकर और उन तथ्यों में अभिव्यक्त अंतर विरोधों, असंगतियों और विविधताओं के बीच से एक जीवंत व्यक्तित्व को उभार कर रख दे। ये दारोमदार किसके ऊपर होता है? जीवनीकार के ऊपर होता है। इस कार्य में जितनी सहानुभूति और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, उतनी ही निष्पक्षता और निर्मम तटस्थता की भी। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा प्रस्तुत निराला का जीवन चित्र वस्तुपरक से अधिक रोमांटिक है, साथ ही उनकी प्रतिभा को महिमा मंडित करने का उद्देश्य प्रधान है। अब यहाँ पर जो है एज इट इज कोट किया है। ये किसका कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का, उनकी पुस्तक निराला की साहित्य साधना से लिखा है। इसीलिए इस ग्रंथ में निराला के व्यक्तित्व का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, वह उनके बुनियादी अंतर्विरोध का बेझिझक सामना करने की बजाय उनके नो विश्लेषण मूलक या अन्य प्रकार के औचित्य खोजने में उलझ जाता है। आगे लिखा है, निराला के जीवन को रामविलास शर्मा ने सफलता की कुछ ऐसी रोमांच कथा के रूप में प्रस्तुत किया है जैसे किस प्रकार सुरजन कुमार तिवारी
नामक एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बालक शिक्षा के अवसरों, साधनों और सुविधाओं से वंचित और अपने सहज स्वाभाविक क्षेत्र से दूर प्रतिकूल प्रदेश में रहकर भी केवल अपनी कल्पना, मेधा और ऊर्जा के बल पर अपने अनवरत स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी और अथक परिश्रम यानी निरंतर एकदम डट कर परिश्रम करना के सहारे अपने भीतरी क्षमता, प्रतिभा और प्रेरणा के जोर से अमानवीय परिस्थितियों, विरोधों और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसी के बाद हिंदी का महानतम कवि बन गया। यानी किस तरह से निराला का जन्म कैसी परिस्थितियों में हुआ था, इनके परिवार में या फिर कह लीजिए इन्हें संसाधन इतने नहीं मिल पाए, फिर भी इनका जो स्थान है वो भक्ति काल के गोस्वामी तुलसीदास जी तक पहुंच गया। यानी इन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को इतना संजोया कि इनका स्थान आप देख सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का जो संसाधन शून्यता है, जिसके पास संसाधन है ही नहीं, उसका स्थान इतना ऊंचा मान लिया गया। पाठकों ने उसे इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। आगे लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, इस जीवनी में निराला को शत्रुओं, विरोधियों और शोषकों से घिरे हुए पीड़ित किंतु निरंतर संघर्षशील क्रांतिकारी योद्धा की भांति देखा और अंकित किया। अब मैं बात करूं थोड़ा सा कि छायावाद में जयशंकर प्रसाद पंत को जितना सम्मान मिला या फिर कह लीजिए जितना यश और कीर्ति मिली, जितनी शोहरत मिली, उतनी निराला को नहीं मिल पाई। जबकि निराला ने भी साहित्य को बहुत कुछ दिया, फिर भी निराला का जीवन जो है दुखों से ही भरा रहा। ये सरोज स्मृति में लिखते भी हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं की। तो आप देख सकते हैं इनका जीवन कितने कष्टों में बीता था, कितने दुखों से ये होकर गुजरे थे। इन पर क्या बीतती होगी इनके समय में जब ये इस तरह का लेखन कर रहे थे। निबंध के सारे प्रसंग यथार्थ होकर भी खास ढंग से सजोए लगते हैं, चाहे रविंद्रनाथ से श्रेष्ठता का दावा हो, चाहे मतवाला मंडल के सदस्यों में मतभेद हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी उग्र से झड़प हो। तो आप जब इनकी ये रचना भी पढ़ेंगे, हालांकि मैं खुद ही जो है इन पर जो इनका निबंध है आपके पाठ्यक्रम में संकलित निबंध को जल्द ही लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगी आपके समक्ष। ये तो मैंने एक कह लीजिए प्रतिपाद्य कह लीजिए या फिर सारांश कह लीजिए उस निबंध का, या फिर कह लीजिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस तरह से प्रस्तुत किया है निराला को इस पुस्तक में। इस पुस्तक के माध्यम से निराला के जीवन के किन किन पहलुओं को प्रस्तुत किया है उस पर बात की गई है। निबंध जाहिर सी बात है मैं अपलोड कर दूंगी, आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।